जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम सब इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का क्लास करते हैं। आज भी शाम 7 बजे जो हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दो सभी कोई, क्योंकि देखिए पेपर लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पेपर अलग अलग जगह मांगने पर मिलती है। तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए आप सब। उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ जिनकी भी एग्जाम देखो आर्मी जीडी के, सब तक इस पेपर को जरूर पहुंचाइए। क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है यही है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाया जाए। और खास करके इंडियन आर्मी को तो और अच्छा है, क्योंकि इंडियन आर्मी में सारे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। तो सबको जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे सेट करिए, ठीक है, ताकि आपको जो भी हमारे चैनल पर क्लासेस ली जाएंगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी इंडियन आर्मी के रिटन से रिलेटेड। और उसके साथ साथ देखो क्लासेस की रूटीन आप सब याद रखना। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखिए आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास लिया जाता है। जीके जीएस का क्लास जो है रोज दोपहर 1 बजे लिया जाता है। एंड रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास लिया जाता है। तो आप सब दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग देखो पेपर करेंगे सोल्जर जीडी का, जो कि आपका रहेगा इमीजी बेंगलोर का, ठीक है। इमीजी बेंगलोर का जो है पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। ड्यूरिंग जो बेसिक जानकारी होती है वही दी गई है, 60 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35। जो बेसिक जानकारी है वही है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज जो है मैं देखो आपको आज आपकी टोटल 30 क्वेश्चन होगी, तो आप सब जान रहे हैं। आज आपका टोटल 30 क्वेश्चन में से, ठीक है, जो 30 जो जीके जैसे क्वेश्चन होंगे उसमें से आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 26 प्लस का, ठीक है। सबको 26 प्लस बनाएगा। देखो जो बच्चे नए होंगे वो टारगेट इनके लिए नहीं है। अगर आप सब कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी बच्चे नए हैं ये टारगेट मैं उनको नहीं दूंगा, ठीक है। जो भी बच्चे बहुत पहले से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनके लिए टारगेट रहेगी। सबको का टारगेट जो 26 प्लस है, 26 भी नहीं 26 प्लस आपको रखनी होगी। 30 जो जीके जीएस करवाई जाएगी उसमें से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक जो है आपका सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है देखो यहाँ पे आपका, द हिल स्टेशन जावड़ी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जावड़ी पर्वत स्थल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखिए आप लोग अपना थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, उसको जरा 480p तक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो ये मेरे द्वारा नहीं जो पेपर भेजा गया वो ऐसा ही भेजा गया है। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा देखने में, पर ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। द हिल स्टेशन जावड़ी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये देखो आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु में जो है आपका जावड़ी पर्वतीय श्रृंखला स्थित है, सबको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, द एथनिक पीपुल टोडाज आर फाउंडेड। टोडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या फिर आपकी राजस्थान में। बताना है कि जो टोडा जाति के लोग हैं वो निम्न में से कहां पे पाए जाते हैं। तो सबको याद रखिएगा कि जो टोडा जाति के लोग हैं ये देखो आपका पाए जाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। दोनों याद रखना। पहला क्वेश्चन क्या था? जावड़ी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो वो हो गया आपका तमिलनाडु में। अब बात है टोडा जाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी तमिलनाडु में ही पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा जिला भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? पूर्वा, अनंतनाग, करीमगंज या फिर सिरसा। निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जो कि देखो आपका भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो याद रखिएगा वो जो जिला है ये देखो आपका करीमगंज है, ठीक है। ये कहाँ? तो ये बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है, सबको याद रखिएगा। बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो है आपका करीमगंज जिला स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। चलिए तो ये जो आप सब एक बात और यहाँ पे नोट कर लो, जो आज का पेपर है ये देखो आपका 28 मार्च 2021 का। सबको पूछते हैं कि सर कब का पेपर है, तो बता दे रहा हूँ। आज का जो पेपर है ये देखो, ये पेपर 28 मार्च 2021 का है, एमईजी बेंगलोर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, कि हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बारलॉग को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे देखो वर्दिस कुरियन को। तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति के जनक, देखो भारत का हरित क्रांति का जनक नहीं पूछा है, यहाँ पे बोला है आपको कि सीधे बोला हु इज फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखो सीधे तौर पे जो हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोले तो इसका आंसर देखो आपको नॉर्मन बारलॉग करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे पूरे विश्व के तौर पे पूछा है। और राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन बारलॉग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है देखो आपका, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया इज। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो देखिए ये दो ऐसे यहाँ पे जो है आपका पूछा गया है कि
काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक राज्य में देखिए कभी कर्नाटक ऊपर जाता है, कभी केरल, ये हमेशा इन दोनों में होता रहता है। तो अभी जो 2021 के अनुसार है, ये देखो आपका केरल जो है ये आपका काली मिर्च के उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है, केरल होगा इसका राइट आंसर। कभी कर्नाटक भी हो जाता है, तो अभी तो केरल है, आगे देख लेना, बदलेगा तो वो तो करंट अफेयर की चीजें हो गई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका, इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, मैथिली शरण गुप्त, मुल्क राज आनंद, या फिर देखो डी में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डी नंबर ऑप्शन में देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिया हुआ है। सबको बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, किसके द्वारा जो है विंग्स ऑफ फायर बुक लिखी गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, मुल्क राज आनंद जी के द्वारा, या फिर देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो याद रखिएगा जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है ये देखो लिखी गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये है देखो आपका, प्रदीप कुमार बैनर्जी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। प्रदीप कुमार बैनर्जी किस खेल से संबंधित हैं, बेसबॉल से, हॉकी से, फुटबॉल से, या फिर टेबल टेनिस से। बताना है कि जो प्रदीप कुमार बैनर्जी हैं उन्हीं में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में बेसबॉल है, बी में हॉकी है, सी में फुटबॉल है और डी में टेबल टेनिस है। तो याद रखिएगा प्रदीप कुमार बैनर्जी जो है वो देखो आपके फुटबॉल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 है ये। यहाँ पे है देखो आपका कि द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस वाज, फ्रांस का पहला राजा कौन था, लुइस 14वां, लुइस 14, नेपोलियन, मर्टेल, या फिर देखो आपकी चार्ले मैग्ना। सबको बताइएगा। तो याद रखिएगा कि फ्रांस का जो पहला राजा, ठीक है, फ्रांस का जो पहला राजा ऐसे देखो तो ऐसे वो चार्ल्स द्वितीय था, ठीक है, ऐसे देखोगे फ्रांस का पहला राजा तो चार्ल्स द्वितीय था, लेकिन यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय दिया नहीं है। तो जब इसी क्रम में बढ़िएगा तो इस क्रम में देखो जो लुइस 14 था ये सबसे पहले आता है इन सब में, ठीक है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे पहला राजा हो जाएगा वो होता है आपका लुइस 14, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। यहाँ पे देखो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी। एलओसी का विस्तार रूप क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कमांड, या फिर देखो लाइन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल, ठीक है। सबको बताइएगा लोकेशन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में लोकेशन ऑफ कंट्रोल है। ए में है लाइन ऑफ कंट्रोल, बी में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सी में है आपका लाइन ऑफ कमांड और डी में है देखो आपकी यहाँ पे लोकेशन ऑफ कंट्रोल। तो याद रखिएगा जो एलओसी का फुल फॉर्म है वो देखो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। बिल्कुल से सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। एलओसी का फुल फॉर्म देखो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। किस किस देश के बीच है, तो ये है देखो आपका एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। किस किस देश के बीच में है, तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आगे देखिए यहाँ पे आपका एक और देख सकते हो एलएसी दिया हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये जो एलएसी है ये देखो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है, इसको एलएसी लिखते हैं, ठीक है। और ये किस किस देश के बीच में है, तो ये चीन और भारत के बीच में, ठीक है। ये जो है चीन और भारत के बीच में है एलएसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप सब यहाँ पे देख सकते हो क्या दी हुई है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट दी हुई है आपकी क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे ये क्या है देखो आपका यहाँ पे ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को कहते हैं सांगपो, मेघना, जमुना, या फिर देखो पद्मा। तो याद रखिएगा सबको, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपका, किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को देखो मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। आगे यहाँ पे देखो पद्मा दिया हुआ है, तो याद रखिएगा गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ठीक है। गंगा को कहाँ पे पद्मा कहते हैं, तो गंगा को बांग्लादेश में जो है पद्मा कहते हैं। सबको याद रखना इस चीज को, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। अब यहाँ पे देखो जो जमुना है ना ये ब्रह्मपुत्र का नाम है, ये आपका ये ब्रह्मपुत्र का नाम है कहाँ पे, तो ये बांग्लादेश में, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, तीन चीज यहाँ पे आपका हो गया। पहला मेघना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं, याद रखिएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। पद्मा देखो गंगा को बोला जाता है, ठीक है। पद्मा जो है गंगा को बोला जाता है बांग्लादेश में, पद्मा गंगा को बोलते हैं बांग्लादेश में, और जमुना जो है ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तीनों चीज याद रखिएगा, यहाँ पे तीन चीज कवर्ड हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। हु हैड एस्टेब्लिश्ड द फोर मठ ऑफ मोसेस सीट्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। बताइए देखो यहाँ पे भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई, यहाँ बताइएगा आप सब किसके द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, भास्कराचार्य के द्वारा, या फिर माधवाचार्य के द्वारा। तो याद रखिएगा भारत के चारों कोनों में मठों की जो स्थापना है ये देखो शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या होगा, तो 11 का जो राइट आंसर है वो देखो आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी चित्तरंजन दास ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, या फिर लाल हरदयाल जी ने। तो याद रखिएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया यही पूछा है ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के लेखक के सोसाइटी की नींव जो है वो देखो रखी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा
द्वारा, ठीक है, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसकी नींव देखो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय फिल्म निर्माण एवं केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। चलो चारों ऑप्शंस यहाँ पे देखो आपके दिए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बताने कि जो CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है ये किसके अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा जो CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है ये देखो आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है विथ विच रिलीजन आर द दिलवाड़ा टेम्पल एसोसिएटेड। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। जैन से, हिंदू एवं जैन दोनों से, बौद्ध से या फिर हिंदू से। निम्न में से जो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए सबको बताइएगा। देखो जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करो, शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के साथ हमारे इस क्लास को। उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन को बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा जो दिलवाड़ा मंदिर है ये देखो आपका जैनों से संबंधित है, ठीक है। जो दिलवाड़ा मंदिर है ये आपका जैनिज्म से संबंधित है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ड्यू टू। मृदा अपरदन का कारण है, क्या कारण है मृदा अपरदन का ये आप सबको बतानी है। ऑप्शन दिखाता हूँ दिया हुआ है देखो। ऑप्शन ए जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चढ़ने के कारण, तीव्र गति से होता शहरीकरण, उपरोक्त सभी घटक, या फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है पेड़ों के काटने के कारण। जो सॉइल इरोजन है, जो आपका मृदा अपरदन है वो किस वजह से होता है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो याद रखिएगा जो आपका मृदा अपरदन है ये देखो पेड़ों के काटने के कारण होता है, ठीक है। मृदा अपरदन किसकी वजह से होता है तो मृदा अपरदन जो है ये देखो आपका कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के काटने की वजह से होता है। चलिए तो 15 क्वेश्चन जीके के हो चुके हैं। अब हम सब बढ़ेंगे देखो यहाँ पे जीएस के सीरीज के साथ, ठीक है। जीएस के साथ अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए जीएस पे बढ़ते हैं, लेकिन देखो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी नहीं होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो आगे जो है यहाँ पे देखो आपका जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे जीएस के, जो कि देखो आपके 16 से 30 तक होंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। डायलिसिस का प्रयोग के इलाज में किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। हृदय दुर्बलता, गुर्दे की निर्बलता, या फिर देखो ऑप्शन नंबर डी में है मस्तिष्क रोग, ब्रेन डिजीज। किसकी वजह किसमें जो है डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा डायलिसिस का जो प्रयोग है किसमें करते हैं, जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग क्योंकि सभी ने पढ़ रखा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी है। तो डायलिसिस का जो प्रयोग है वो देखो गुर्दे की निर्बलता में की जाती है, ठीक है। जब किडनी फेलियर होता है तो किडनी फेलियर के इलाज में जो है देखो आपका किडनी फेलियर के इलाज में जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। किडनी फेलियर के इलाज में जो है आपका देखो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि यहाँ पे 17 नंबर सवाल है। देखो आपका क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे द लॉज ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वॉज डिस्कवर्ड बाय अस्थायी निकायों के नियमों को द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया था, अस्थायी निकायों के नियमों को। द लॉज ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज किसने खोजी थी, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, हेनरिक हर्ट्ज ने, या फिर देखो आपका L.E. वाटरमैन ने। किसके द्वारा जो अस्थायी निकायों के नियमों को खोजा गया। तो याद रखिएगा द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज जो अस्थायी निकायों के नियम है इसको देखो खोजा था आर्किमिडीज ने, ठीक है। किसने खोजी थी तो आर्किमिडीज के द्वारा जो इसको खोजा गया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडी को इन्होंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 दी हुई है। देखो वल्कनाइज्ड रबर वाज इन्वेंटेड बाय। वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार द्वारा किया गया था रॉबर्ट विलियम थॉमस, या फिर देखो आपकी जॉन बॉयड इनलप, या फिर देखिए आपका दिया हुआ है चार्ल्स गुडियर, या फिर देखो ऑप्शन नंबर डी में है किप्ट्रेक मैकमिलन। किसके द्वारा जो है देखो आपका यहाँ पे वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किया गया था। सबको बताइएगा, सबको पढ़ाया है ये। तो देखिए जो वल्कनाइज्ड रबर है वो किसने खोजा था, किसने लाया था तो वल्कनाइज्ड रबर जो है ये देखो आपका लाया गया था, बताया गया था ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स गुडियर के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स गुडियर के द्वारा जो है वल्कनाइज्ड रबर का आविष्कार किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब देखेंगे 19 नंबर सवाल जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपकी यहाँ पे जो दी हुई है ये है देखो आपका कि अमॉन्ग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। निम्न में से निम्नलिखित तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। जल में, निर्वात में, डी सी में है स्टील, और ऑप्शन नंबर डी में हवा।
किसमें जो है देखो आपका जो किस मटेरियल में जो है साउंड सबसे अधिक चलती है, जल में, निर्वात में, स्टील में या हवा में। तो याद रखिएगा कि ध्वनि जो सबसे तेज है वो देखो चलती है स्टील में, ठीक है। ध्वनि सबसे तेज किसमें चलती है, तो ध्वनि जो है सबसे तेज चलती है स्टील में, यहाँ पे हो गया। अब मैं आप सबको एक होमवर्क दे रहा हूँ, सबको ही मेरे को बताना कि प्रकाश जो है सबसे तेज किसमें चलता है, ठीक है। प्रकाश सबसे तेज किसमें चलता है ये आप सबको मेरे को बताना है। लाइट की सबसे अधिक गति किसमें होती है, प्रकाश सबसे तेज किसमें चलता है, ये जो है आपको मुझे बताना है। ध्वनि का तो जान लिया, ध्वनि जो है सबसे अधिक चलती है, सबसे तेज चलती है स्टील में। आप सब मुझे बताओगे कि प्रकाश सबसे तेज किसमें चलता है, ठीक है। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है ये आप सबको मुझे बतानी है। प्रकाश सबसे तेज किसमें चलता है ये जो है आपको बताना है। प्रकाश सबसे तेज किसमें चलता है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सबको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रकाश जो है सबसे तेज किसमें चलता है। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे 20 नंबर सवाल पे ये देखो दिया हुआ है आपका, और बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल हैज, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। बी नंबर में है गतिज ऊर्जा, सी नंबर में स्थितिज ऊर्जा और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। जो बंदूक से छोड़ी गोली है उसमें क्या होता है, तो देखो बंदूक से छोड़ी गोली में कुछ नहीं, बस काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है। याद रखिएगा बुलेट से जब भी कोई गोली छोड़ी जाएगी, फायर की जाएगी, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 ये है देखो यहाँ पे आपका, द बोटेनिकल नेम ऑफ द टी ईस्ट, चाय का वानस्पतिक नाम है कैमेलिया सिनेंसिस, रूबियसिया, ट्रिटियम, या फिर देखो ऑप्शन नंबर डी मैं यहाँ पे दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। निम्न में से चाय का वानस्पतिक नाम क्या है, तो सबको याद रखिएगा चाय का जो वानस्पतिक नाम है, द बोटेनिकल नेम ऑफ द टी इज इट्स क्या है, तो वो देखो आपका कैमेलिया सिनेंसिस है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कैमेलिया सिनेंसिस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को कहते हैं क्लोरोफिल, या फिर देखो यहाँ पे फाइकोबिलिन, या फिर देखो कैरोटीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी में हुआ जंतोफिल। दिया हुआ है देखो आपका कि पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं, तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को देखो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि डेक्टिलोग्राफी इज स्टडी ऑफ, डेक्टिलोग्राफी का अध्ययन है फिंगरप्रिंट का, कार्बन डेंटिंग का, लिखावट का, या फिर फॉरेंसिक का। बताना है कि जो डेक्टिलोग्राफी है वो निम्न में से किसका अध्ययन है, तो याद रखिएगा डेक्टिलोग्राफी जो है ये देखो आपका अध्ययन है फिंगरप्रिंट का, ठीक है। डेक्टिलोग्राफी किसकी अध्ययन है, तो जो डेक्टिलोग्राफी है ये देखो आपका अध्ययन है फिंगरप्रिंट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस से बनता है सामान्य ग्लास से, फ्लिंट ग्लास से, पिरेक्स ग्लास से, या फिर देखो कोबाल्ट ग्लास से। बताना है कि जो लेंस है वो निम्न में से किससे बनता है, तो याद रखिएगा जो लेंस है इसका निर्माण देखो होता है फ्लिंट ग्लास से, ठीक है। लेंस का निर्माण किससे होता है, तो जो लेंस होता है इसका निर्माण देखो होता है आपका फ्लिंट ग्लास से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर सवाल है। यह है देखो आपका, द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा, कोल, ग्रेफाइट, या फिर देखो चारकोल। क्या होगा यहाँ पे देखो बताना है कि कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा कि कार्बन का जो सबसे कठोर रूप होता है वो देखो आपका डायमंड हीरा होता है, ठीक है। डायमंड का जो सबसे कठोर रूप है, कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है ये आपका हीरा डायमंड होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 26 ये है देखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर इज, क्या है देखो, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। दिया हुआ है देखो फादोमीटर, या फिर देखो यहाँ पे सेलिनोमीटर, या फिर देखो गैल्वेनोमीटर, या फिर डी में है पीएच मीटर। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सबको याद रखिएगा जो खारा पानी होता है इसके सांद्रता को मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो है देखो आपका सेलिनोमीटर, ठीक है। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए सेलिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 है ये, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इन एटमोस्फेयर, ग्रीन हाउस मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से होता है, किसकी वृद्धि की वजह से जो है देखो आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हरितगृह प्रभाव होता है। यहाँ बताना है कि कार्बन मोनोक्साइड की वजह से, ओजोन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर देखिए नाइट्रोजन की वजह से। तो याद रखिएगा सब कोई, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है जब इसकी वृद्धि हो जाती है वायुमंडल में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे, 28 नंबर सवाल की ओर, जो कि है यहाँ पे देखो आपका, इन्वर्टर इज एज डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है AC टू AC में, या फिर देखो यहाँ पे DC टू AC में, या फिर देखिए AC को DC में, या फिर देखो आपका DC इंटू DC में, DC को DC में। तो बताना है कि जो इन्वर्टर है
इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। देखिए इन्वर्टर जो है ना, ये एक ऐसा उपकरण है जो कि डीसी को एसी में बदलता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो कि डीसी इंटू एसी कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि है, देखो यहाँ पे आपका कि द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है पोटास, सिरका, बेकिंग पाउडर या फिर देखो सोडा। निम्न में से पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। तो याद रखिएगा पोटेशियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है ये देखो पोटास होता है। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो पोटेशियम कार्बोनेट के सामान्य नाम को पोटास के रूप में जानते हैं। चलिए अब आज का 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका 30 नंबर सवाल दिया हुआ है। ये है देखो आपका यहाँ पे 30 नंबर सवाल क्या है, आप सब देख सकते हो यहाँ पे अपना कि 295 डिग्री केल्विन का तापमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 295 डिग्री केल्विन का तापमान? ये आप सबको यहाँ बतानी है। तो याद रखिएगा, देखिए कि 295 डिग्री केल्विन का जो तापमान है ये देखो आपका होता है 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है, 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्लियर हो गई है। 30 क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे करवा देगी। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आप सब देख लो यहाँ पे, क्योंकि आप सब देखने के लिए बोलते हो, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देख लो। वैसे क्वेश्चन कुछ है नहीं, देखो 7 लड़कों की आयु का औसत इतना है, तो एक कम किया तो औसत इतना रह जाता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको घटा दीजिएगा, 7वें लड़के की आयु, इसमें इसको घटा देना, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म पूछाएगा, अगली संख्या कौन सी होगी? 5 है 25 125, देख सकते हो 5 5 से गुना होता है तो अगला 625 हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो दिया हुआ है कि ए बी एक काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। एक काम शुरू करता है तो बी एक दिन में छोड़ता है, तो दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपको बनाया हुआ है ये वर्क वाले पे, तो उस पर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट में देखो बहुभुज के विकर्ण 44 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, बहुभुज की जितनी भुजा उतने से भाग दे दो, यहाँ पे आपको आंसर पता चल जाएगा, विकर्ण इतनी है। तो देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पे आप सब बेसिक से क्वेश्चन से, कुछ वैसे क्वेश्चन आपको दी नहीं गई है। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन से आपके कुछ वैसे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दी नहीं गई है। ठीक है, तो चलिए अब जो है यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई है। आपको 30 क्वेश्चन आज करवाए गए हैं जीके जीएस की, तो आप सब उसमें बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, ऑल ऑफ यू सभी को बतानी है। 30 क्वेश्चन आज के आप कितने आपके हुए हैं, सबको बताएगा कि 30 में से आपने कितना स्कोर किया। सभी को मैंने देखो टारगेट दिया था 26 प्लस का, जिन्होंने भी 26 प्लस किया वो अपना कंफर्म सा जो सीट कंफर्म है आप सबको कोई भी प्रॉब्लम इस बार इंडियन आर्मी के सीट को अपनी ओर करने से नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी 26 है वो अपना जरूर बताना। 26 प्लस मैंने बोला था, 26 से एबव मेरे को चाहिए। जो भी बच्चे नहीं होंगे वो इनके लिए नहीं है, जो लगातार पढ़ रहे हैं, जिनके एग्जाम देखिए 29 अगस्त को होने की चांस है, उनके लिए है। तो 26 प्लस जिनका भी है वो बेस्ट स्कोर कर रहे हो, ऑल ऑफ यू सबको अपना इसको जरूर बताइएगा। और जो होमवर्क दिया है कि प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है, उसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, जो होमवर्क दिया आप सबको कि प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है, वो सबको जरूर बता देना। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी के जीके जीएस की ऑन डिमांड क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।